हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ जनरल पैथोलॉजी जो हम रॉबिन्स से पढ़ रहे हैं, मीडियम रॉबिन्स या बेसिक जो रॉबिन्स की किताब है। और ये चैप्टर नंबर 6 है नियोप्लेजिया का। हम मल्टीपल वीडियोस पहले देखते हुए आ रहे हैं। हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कैंसर एपिडेमियोलॉजी। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कौन सा कैंसर दुनिया के किस रीजन में कितना कॉमन है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है, तो कैंसर एपिडेमियोलॉजी की नॉलेज आपको इसका जवाब देगी। या किसी कंट्री में आपको पता करना है, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इन एनी कंट्री व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, मेल्स में कौन सा कॉमन कैंसर है, फीमेल्स में कौन सा कॉमन कैंसर है। सो ये तमाम स्टडी कहलाती है कैंसर एपिडेमियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कैंसर स्टैटिस्टिक्स पूरी दुनिया में चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल एंड जेनेरिक प्रीडिस्पोजिशन। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि देखें, वेस्ट में जो इन्वायरमेंटल और जेनेरिक प्रीडिस्पोजिशन है कैंसर की वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द एशियन कंट्रीज। सो फॉर एग्जांपल इन इंडिया इट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। और बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं कुछ चीज़ों के, फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे टोबैको कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ टोबैको का। फॉर एग्जांपल इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ पान, a lot of gutka, a lot of mawa, these sort of thing, they are all, forms of tobacco which are not very commonly used in the West. वेस्ट में स्मोकिंग तो है वाया द सिगरेट्स, बट ये पान, गुटखा, छालिया, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ स्टफ ये हमारे एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो फॉर दैट रीज़न हमारे यहाँ ओरल कैंसर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द वेस्ट। सो इटियोलॉजी यानी पान, गुटखा, छालिया ये सब चीज़ें इटियोलॉजी कहलाती हैं, यानी कॉज ऑफ द कैंसर। तो इटियोलॉजी पे डिपेंड करके इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ द ट्यूमर विल वेरी बिटवीन द वेस्ट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी जगह पे कौन सा कैंसर कॉमन है, उसकी कॉजेज क्या हैं और फिर उसे कैसे डील किया जा सकता है। क्योंकि अगर कैंसर बर्डन, सो फॉर एग्जांपल अगर एशियन कंट्रीज में ओरल कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है तो दिस इज़ द मेजर हेल्थ चैलेंज, दिस इज़ द मेजर हेल्थ बर्डन। तो काफ़ी सारे फंड्स वगैरह हमें इस डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन करने होंगे, जबकि वेस्ट में ये इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह कुछ अगर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, से फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान का अगर हम जिक्र करें, सो अफगानिस्तान में या ऑल्सो सम बेल्ट ऑफ पाकिस्तानी रीजन जो अफगानिस्तान के साथ टच करता है, जिसे केपी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर का जो एरिया है। सो इन दैट बेल्ट मीट बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। मीट, अब वो ज्यादातर मटन होता है या लैम मीट होता है या बीफ मीट। सो मीट का कंजप्शन एंड पर्टिकुलरली दे यूज अ लॉट ऑफ बारबेक्यूड मीट। अब इस बारबेक्यूड मीट के साथ ये गरम गरम बारबेक्यू, Perhaps that is one of the reason कि इन regions में esophageal cancer का incidence काफ़ी ज़्यादा है as compared to the rest of the world. So because they have a very very visible cause which may be associated with esophageal cancer. So that is all coming under the heading of cancer epidemiology के किस part of the world में कौन सा कैंसर कॉमन है और कौन से associated risk factors हैं और etiology क्या है। Okay, so that's the heading epidemiology जो आज हमको कवर करनी है। Study of cancer occurrence in population has contributed substantially to the knowledge about its origin. The now well established concept that cigarette smoking is causally associated with lung cancer arose primarily from epidemiological studies. A comparison of incidence rate for colon cancer and dietary patterns in the Western world and Africa led to the recognition that dietary fat and fiber content may figure importantly in the causation of this cancer. यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ regions की practices, वहाँ पे मुख्तलिफ food practices, environmental practices, उससे आइडिया होता है कि कौन सा कैंसर कहाँ कॉमन क्यों है। जैसा भी मैं ऊपर आपको बता रहा था कि एशियन रीजन में जहां पान, गुटखा, छालिया ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाती हैं, वहां ओरल कैंसर काफी ज्यादा कॉमन है। ओके, मेजर इनसाइट्स इनटू द कॉज ऑफ कैंसर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज दैट रिलेट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल, रेशियल, पॉसिबली हेरिडिटरी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस टू द अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक न्यूप्लाज्म। सो ये पूरी एक स्टडी है जिसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, जिसमें वी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ पर्टिकुलर कैंसर।
Certain diseases associated with an increased risk of developing cancer also provide clues to the pathogenesis of cancer. बहरहाल ये ऐसे descriptive line है, इसमें कोई ऐसी factual बात नहीं है. The following discussion first summarizes the overall incidence of cancer to provide insight into the magnitude of the cancer problem and then reviews the factors which relate to those cancer. So सबसे पहले हम कैंसर इंसिडेंस की बात करेंगे, कौन सा कैंसर कॉमन है, फिर कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो इन कैंसर्स को करवाता है. सो दिस हेडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द कैंसर इंसिडेंस. इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि ईयरली बेसिस पे कितने न्यू केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कैंसर आर बीइंग रजिस्टर्ड. सो फॉर एग्जांपल अगर हम 2023 की बात करते हैं, सो 2023 में अभी ये साल चल रहा है, लेकिन पूरे ईयर में अगर हम कैलकुलेट करें कि से फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के कितने पेशेंट रजिस्टर हुए इन द ईयर 2023, तो ऑल द न्यू रजिस्ट्रेशंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन 2023 विल बी नोन एज इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. हम इसमें बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, न्यू केसेस, लेकिन अगर हम बात करें टोटल केसेस की, तो नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंसिडेंस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेवलेंस. प्रेवलेंस का ये मतलब होता है कि 2023 में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर डिजीज के टोटल कितने पेशेंट्स हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2023 की बात करता हूं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ द सिटीज, फॉर एग्जांपल मुंबई, अगर हम बात करते हैं कि मुंबई में 2023 में एक पर्टिकुलर कैंसर के, से फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के कितने पेशेंट्स मौजूद हैं. सो जब ये क्वेश्चन किया जाएगा कितने पेशेंट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये कि 2023 में डायग्नोज होने वाले पेशेंट्स का भी जिक्र हो रहा है, 2022 में डायग्नोज होने वाले पेशेंट्स का भी जिक्र हो रहा है, 2021 में डायग्नोज होने वाले पेशेंट्स का भी जिक्र हो रहा है. सो ऑल द patients who have been diagnosed in the previous years and they are still living in 2023, all them cumulatively are known as prevalence of the disease. तो prevalence में हम बात करते हैं टोटल नंबर की. लेकिन अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि मुंबई ही में 2023 में अलोन कितने पेशेंट डायग्नोज हुए हैं विद कैंसर, सो सिर्फ इस साल में नए रजिस्ट्रेशंस को हम नाम देते हैं इंसिडेंट्स. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ एक दो पैराग्राफ्स लिखे हैं जिसमें कुछ कैंसर्स का जिक्र किया है. अब मजे की बात सुनो, यहाँ जो स्टैट्स है ना, देखो जब कभी हम कोई बुक पढ़ते हैं, इवन इफ द बुक इज पब्लिश टुडे, फॉर एग्जांपल अगर आज एक किताब पब्लिश हुई है 2023 में, सो इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट वर्जन है किसी किताब का. ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना किसी भी बुक का, ये कंपाइल होने में एट द लीस्ट, अगर कोई बहुत अच्छा पब्लिकेशन हाउस है तो 2-3 साल तो फिर भी लगेंगे उस डेटा को कंपाइल होने में, जो डेटा 3 से 4 साल पहले पब्लिश हुआ है. यानी जो इंफॉर्मेशन और जो स्टेटस 3 से 4 साल पहले पब्लिश हुए हैं वो अगले 2 से 3 साल में कंपाइल होंगे, तो 2023 में बुक पब्लिश होगी. यानी एक्चुअली 2023 की पब्लिश बुक में जो डेटा प्रेजेंट हो रहा है वो एटलीस्ट 4 to 5 इयर्स पुराना डेटा है यार. सो दैट्स द पॉइंट. इसीलिए अब हम अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात कहते हैं कि भाई बुक्स के साथ साथ लेटेस्ट जर्नल में पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स भी पढ़ा करो, ताकि उन आर्टिकल से आपको रिसेंट यानी 2023 में जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इट विल हैव न्यूअर इंफॉर्मेशन as compared to the book which is published in 2023. ओके और यहां तो बात हो रही है फॉर द ईयर 2012. भाई ये तो बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं, 2000 यानी 11 साल पुरानी चीज लिखी हुई है इस लेटेस्ट एडिशन में. सो फॉर द ईयर 2012. अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मैं आज की ही वीडियो में आपको एक जबरदस्त वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करूंगा. उस वेबसाइट का नाम है ग्लोबोकैन, और ग्लोबोकैन एक ऐसी वेबसाइट है जो कि सेंट्रली मॉनिटर्ड है बाय WHO. इट इज ऑल्सो centrally monitored by the International Association for Cancer Research, IACR या IARC, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिसर्च और कैंसर, IARC. तो ये जो वेबसाइट है ग्लोबोकैन की, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट टू लुक फॉर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कैंसर्स. ओके, तो मैं भी ये पैराग्राफ्स पढ़ देता हूँ, फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि अगर आपको लेटेस्ट और रिसेंट कैंसर डेटा देखना है तो वो आप कैसे देख सकते हैं. ओके, नाउ फॉर द ईयर 2012 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड दैट देयर वाज अबाउट 14.1 मिलियन न्यू कैंसर्स. न्यू कैंसर मतलब इंसिडेंस. ओके, सो 2012 में इंसिडेंस कैंसर का कितना था? 14.1 मिलियन नए पेशेंट्स को कैंसर रजिस्टर हुआ है, लीडिंग टू 8.2 मिलियन डेथ्स. सो दैट्स प्रीटी बिग नंबर. 22,000 डेथ्स पर डे. ओ माय गॉड, दैट्स अ बिग नंबर. नाउ मोर ओवर
Due to increasing population size by the year 2035, the WHO projects the number of cancer cases and deaths worldwide will be about 24 million. ये new cases होंगे and 14.6 million ये deaths होंगी because of cancer. All cancers combined in all parts of the world. Okay. Additional perspective on the likelihood of developing a specific form of cancer can be gained from national incidence and mortality data. In United States, it is estimated that the year 2016 will be marked by approximately 1.69 million new cases. Obviously, numbers आपको याद नहीं रखने, but what they are trying to tell you is that cancer is a major healthcare burden. It's a major problem in the world. और major healthcare burden है तो इस पे healthcare funds काफ़ी ज़्यादा utilize हो रहे हैं. इस पे काफ़ी ज़्यादा healthcare expenditure आ रहा है. So वो countries जो pay off करती हैं, जैसे यूके में NHS का सिस्टम है, यूएस में इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, इसी तरह यूरोप में इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, और हमारी कंट्रीज़ में इफ़ वी टॉक अबाउट एशियन कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे यूजुअली पेशेंट आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट पे कर रहे होते हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. ऑब्वियसली वी हैव गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल्स जहाँ ट्रीटमेंट होता है, बट वहाँ पे कैपेसिटीज़ भी लिमिटेड है, उनका नंबर भी लिमिटेड है उन हॉस्पिटल्स का, और वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स ही प्रीफर करते हैं टू मूव टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो इट्स अ मेजर हेल्थ केयर बर्डन, काफ़ी पैसा खर्च होता है इसमें, गवर्नमेंट्स का भी, बंदों का भी. ओके, सो ये है इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स. अदरवाइज ये नंबर्स 14.6 मिलियन, ये नंबर, एक तो नंबर हैं भी पुराने, दूसरा याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछते. ओवरऑल सेवरल डेकेड्स द डेथ रेट for many forms of cancers have changed. Obviously, because बहुत सारे cancers का treatment काफ़ी अच्छा सारा आ गया. So for example, breast cancer is now one of the most treatable cancers. Oral cancer की treatment काफ़ी अच्छी available है. तो इनके treatments available हैं, इस वजह से जो death ratios हैं वो change हो रहे हैं. Since 1995, the incidence of cancer in men and women in the United States have been roughly stable, but the cancer death rate has decreased by roughly 20% in men, and this is because the healthcare is advancing. और healthcare में जो advancements हो रही हैं उसकी वजह से कैंसर रिलेटेड डेथ कम हो रही है. तो दैट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज, अच्छी बात है ये. अमंग मैन 80% ऑफ द डिक्रीज इज अकाउंटेड बाय द लोअर डेथ रेट ऑफ द कैंसर्स ऑफ द लंग, प्रोस्टेट, कोलन. अमंग वुमेन नियरली 60% ड्यू टू रिडक्शन इन द डेथ रेट्स फ्रॉम ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल. सो ये वो कैंसर्स हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है और डेथ रेट काफ़ी कम हुए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स. डिक्रीज्ड use of tobacco products is responsible for reduction in lung cancer because in several countries tobacco से होने वाले नुकसानात की awareness काफ़ी एक्टिवली की जाती है, तो लोग वहाँ पे टोबैको का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और उसकी वजह से लंग कैंसर का होने वाली डेथ भी कम हो रही है. सो दैट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग. कोलोरेक्टल कैंसर्स कम हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर. सो दैट्स अ गुड पैराग्राफ, आई लाइक दिस. इट साउंड्स लाइक अचीवमेंट ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ अचीव किया है. उसमें से एक अचीवमेंट ये भी है कि इन कैंसर्स की डेथ रेट कम होता चला जा रहा है. ओके, नाउ द लास्ट हाफ सेंचुरी हैज आल्सो सीन अ शार्प डिक्लाइन इन द डेथ रेट्स फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग अब बहुत कॉमनली हो रही है. गैस्ट्रिक, मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करता हूँ. देखें, ऑन्कोलॉजी बहरहाल वो फील्ड है जिसमें मेरा अपना रिसर्च इंटरेस्ट एरिया भी है. सो आई रिसर्च अ लॉट अबाउट द ऑन्कोलॉजी स्टफ, देयरफॉर इस सब्जेक्ट से मेरा काफ़ी दिली लगाव है, तो थोड़ी सी डिटेल्ड अगर हो जाए बातें, सो बेयर विद मी. सो हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है. देखें, ब्रेस्ट कैंसर में अब एक टेक्निक पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है विच इज़ नोन एज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फीमेल्स को ट्रेन किया जाता है कि पीरियडिकली दे शुड पल्पेट देयर ओन breast, and if they found any mass in the breast, any tubercle in the breast, any ulceration in the breast, तो कोई भी abnormal texture अगर feel करती है फीमेल खुद, so it should be reported to the doctor and then it should be extensively investigated. Now because of the increasing awareness of breast self examination, many females do this periodically, और इसकी वजह से breast cancer अब early pick होने लगा है. यानी पहले ये होता था कि फीमेल्स को पता ही नहीं होता था, अल्सर बन गया, जख्म बन गया, ब्लीडिंग हो रही है, they don't care. But now awareness has increased, so breast self examination is changing lives. Breast cancer early detect हो रहा है, early detect हो रहा है तो early treat हो रहा है, that sort of thing. Okay, इसी तरह एक और कैंसर की मैं आपसे एग्जांपल अगर शेयर करूं, कोलोरेक्टल कैंसर. कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये कई कंट्रीज में मैंडेटरी हो गई है इसकी स्क्रीनिंग आफ्टर अ सर्टेन एज. से फॉर एग्जांपल यूके में इफ यू आर मोर देन 60 इयर्स, तो एनुअल बेसिस पे आपको घर पे, आपके अपने घर पे, यू आर सिटिंग देयर, यू आर वॉचिंग टेलीविजन और आपके डोर
डोर बेल बजती है और यहाँ एक पार्सल पड़ा होता है, वो पार्सल आप उठाते हैं. सो दिस इज स्टूल ऑकल्ट ब्लड डिटेक्शन टेस्ट. ये पूरी किट आपके घर भेज दी जाती है एंड यू जस्ट पू आउट इन देयर. अपने स्टूल का एक सैंपल भेज देते हैं लेबोरेटरी को और NHS वाले आपको चेक करके बता देते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग इन योर इंटेस्टाइन. इफ यू आर ब्लीडिंग देन यू नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर, फॉर एग्जांपल कोलोनोस्कोपी. सो चूंकि स्क्रीनिंग अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, कई कैंसर्स की अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों में मेच्योरिटी लेवल है, दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सो देयरफॉर मेनी कैंसर्स आर बीइंग डायग्नोज वेरी वेरी अर्ली और उस अर्ली डायग्नोसिस की वजह से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है और जब ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है तो कैंसर का मोर्टेलिटी रेशियो कम होता जा रहा है और कैंसर का डिटेक्शन टाइम चूंकि बहुत अर्ली हो गया है तो उस वजह से वो ट्रीटेबल होते हैं, तो ओवरऑल प्रेवलेंस पे फर्क पड़ रहा है. सो दिस इज व्हाई थिंग्स आर गेटिंग बेटर. Okay, and then there are some vaccines available. So cervical cancer जो है, for example, human papilloma virus की तो vaccine available है, which is also associated with cervical cancer. Things are getting better with the passage of time. The decrease in cervical cancer is directly attributable to widespread use of pap smear, and this is for early detection of the cancer. So as I was telling you, breast self examination, colorectal cancer की screening, ऐसे ही cervical cancer की screening, pap smear. So all these early screening have changed the oncology practices. Okay, तो ये cancer incidence के हवाले से कुछ cancer के numbers. मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि I will also take you through some important website. So ताकि जो latest कैंसर इंसिडेंस है वो आपको पता लग सके. तो उसका नाम है भाई ग्लोबोकैन. सो गूगल पे जाके आपने सिर्फ ग्लोबोकैन टाइप करना है. वैसे आजकल गूगल से ज्यादा बिंग यूज कर रहा है. सो ग्लोबोकैन टाइप करके यू लुक फॉर द ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी. ये एक्चुअली ग्लोबोकैन की वेबसाइट है. just click the website and it takes you there. So this is a WHO monitored website and in collaboration with the International Agency for Research on Cancer, IARC. अब इसमें आपको ये जो होम पेज है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं and the first one was Cancer Today. So if you just click Cancer Today, it will take you to another navigation page. और ये Cancer Today का मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया में कैंसर की क्या सिचुएशन है and it tells you the data in multiple formats. So you can see data as pie charts, as dual bars, as tables. So for example, I just click multi bars which will take you to this interface. अब इस इंटरफेस को अगर मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे यहाँ आप देखिए स्क्रीन के what you can see is cancer sites as an option, populations as an option. INC is incidence. So for example, if I want to see new cancer cases, so that will tell me new cancer cases. If I don't want to see, I will uncheck it and click prevalence. So prevalence will tell me and the numbers will change here. The prevalence will tell me कि total number क्या है, okay, उस कैंसर का. If I don't want to see the prevalence, I just want to see the mortality कि किसी एक particular कैंसर से कितने लोगों की डेथ हो रही है. So the number one killer here, for example, is lung cancer. और ये हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की. So we're talking about number of deaths in the world in both gender because of cancers. So number one killer कौन है? Lung cancer. Second number पे killer कौन है? Colorectum, then liver, then stomach, then breast, then esophagus. So these are the top killers mortality wise. Incidence wise दुनिया में सबसे common cancer कौन सा है? It is the breast cancer followed by lung cancer. So now because I have clicked incidence as well as mortality, it is giving me both the graphs. So if I so इसको अगर मैं देखूं इस ग्राफ को with both the columns checked in here, what is the most common cancer? Breast cancer. But breast cancer is not number one killer because red bar अगर आप देखें तो lung cancer का ज़्यादा बड़ा है, which means that lung cancer is the major killer. So although breast cancer is most common, lung cancer is highly fatal. Okay, so यहाँ से आपको incidence mortality पता चलती है. What you can also do is you can choose a population. So if I click here, choose a world population and I go by country. So country को मैं click करता हूँ, then I click Asia और Asia में ये सारी countries आपके सामने. So if I have to click any one of the country, for example India, I will click India and it will now give me cancer numbers in India. Now we are talking about both genders. Say for example, I just want to see cancers of females in India. So I have clicked females and now it tells me कि female में India में according to Globocan सबसे common cancer कौन सा है? Breast cancer, then colorectum, then lung, then so this is how you see. अगर males में देखने हैं, so I click male cancers and this is what happens. Lung cancer is at the top in males and then prostate and colorectum and these sort of stuff. So you can play around with this website. All these options are there.
India, and if you want to see any other country, all the countries are listed here. If you want to see whole of the Asia, so just click Asia and then remove world and remove India from here. Now this is the Asian statistics. Asia में बहुत सारी countries involved हैं, so पूरे Asia में अगर males में बात करें, lung cancer is the most common cancer because we are looking at incidence. Okay, अगर mortality wise में देखना चाहूँ, so पूरे Asia में number 1 killer कौन है? Lung cancer. So this is the authentic website which tells you today's numbers. These are the numbers which are latest available cancer epidemiology data. So जब आप ये रॉबिन्स की बुक से कैंसर इंसिडेंस और कैंसर एपिडेमियोलॉजी की हेडिंग पढ़ते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वेबसाइट जरूर दिखाता हूँ. सो नाउ यू हैव द फील ऑफ दिस वेबसाइट. अलग से इस वेबसाइट पे कोई वीडियो पे अपलोड कर दूंगा. आप लोग मुझे बताइएगा इफ यू वांट कि अगर आपको इस टॉपिक पे अलग से डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेटली, ताकि आपको हर फीचर डिटेल में वी कैन डिस्कस. ओके, ये जो हर हम ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह डिफरेंट ग्राफ्स जनरेट होते हैं. बट फॉर नाउ दिस इज इनफ. आई वांटेड टू टेल यू कि कैंसर इंसिडेंस सिर्फ आपने रॉबिन्स से नहीं पढ़ना, बल्कि इस वेबसाइट पे जाकर भी देखना है. ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जो कुछ नॉन कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड हैं. सो एनवायरमेंटल एक्सपोजर अपीयर्स टू बी द डोमिनेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेनी कॉमन कैंसर्स, सजेस्टिंग दैट अ हाई फ्रैक्शन ऑफ कैंसर आर पोटेंशियली प्रिवेंटेबल. देखें, in order for a cancer to happen, there are two factors which are important. One is the genetic factors, genes, plus the environmental factors. So environmental factors are somehow the major players. और अगर उस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर दिया जाए तो वो कैंसर नहीं होगा, या कैंसर के रेट को हम स्लो कर सकते हैं, या कैंसर इंसिडेंस को कम कर सकते हैं. अ वेरी टिपिकल एग्जांपल इज दैट ऑफ स्मोकिंग टोबैको. सो स्मोक इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस स्टफ फॉर लंग कैंसर एंड सो मेनी अदर कैंसर्स. सो अगर टोबैको के यूज को लिमिट कर दिया जाए तो बहुत सारे कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी कि इफ यू कंट्रोल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स यू कैन कंट्रोल द इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स. ठीक है, दिस नोशन इज सपोर्टेड बाय द जियोग्राफिक वेरिएशन इन डेथ रेट्स फ्रॉम स्पेसिफिक कैंसर्स. यानी जहां पे टोबैको यूज नहीं होती वहां पे लंग कैंसर से लोग नहीं मर रहे, जहां टोबैको ज्यादा यूज होती है वहां ज्यादा मर रहे हैं. ये बात इस तरह से है. फॉर इंस्टेंस, डेथ रेट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर आर अबाउट 4 to 5 times हायर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप देन इन जापान. Conversely, the death rate for stomach cancer in men and women is about 7 times higher in Japan than the United States. So this is because of the environmental and genetic factors. Liver cell cancer, यानी hepatocellular carcinoma, is relatively infrequent in United States, बहुत uncommon है, but is most lethal cancer among many African populations. Nearly all the evidence indicates that these geographic differences have environmental rather than genetic origins. For example, Nisai, second generation Japanese living in the United States, have mortality rates for certain forms of cancer that are intermediate between those of the natives of Japan and Americans. So यहाँ पे बात ये बता रहे हैं कि जापान में फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर से डेथ या उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो जो जापानीज हैं वो अब आकर के अगर रहना शुरू करते हैं यूएस में, तो उनके जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो जापान जैसे नहीं रहते. दे फॉल समवेयर इन मिडल, यानी यूएस एनवायरनमेंट का उन पे असर पड़ता है. सो दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि द एनवायरनमेंट इज अ मेजर की प्लेयर in generation of a cancer. Okay, now this table is kind of, I would say, outdated because they are presenting statistics of 2016 कि 2016 में मेलानोमा कितना परसेंट है वगैरह. सो गाइज इसको तो देख के याद नहीं करना यार, ये देख लेना. और अच्छा एग्जाम लिखने वाला अगर आपका टीचर है तो वो इसमें से परसेंटेजेस कभी भी नहीं पूछेगा. इफ यू हैव अ गुड एग्जामिनर टू राइट योर क्वेश्चंस, दे विल नेवर आस्क सच रबिश questions. They will never ask, you know, these pieces of shit कि ब्रेन में कितना परसेंट है मैन में अकॉर्डिंग टू 2016. बाई परसेंटेज कोई नहीं पूछता, ठीक है. बट एनीवेज, इफ यू हैव टू कोड, यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, यू हैव टू प्रेजेंट योर डेटा समवेयर, तो आपने हमेशा ग्लोबोकैन को साइट करना है और रॉबिन्स के नंबर्स पुराने हैं, ठीक है. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. नाउ देयर इज नो पॉसिटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कैंसर. वाओ, ये कह रहे हैं कि वी आर रिच इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच कैन एक्चुअली कॉज कैंसर. सो कैंसर कॉज करने वाले एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हैं. दे लर्क इन द एम्बिएंट एनवायरनमेंट, इन द वर्कप्लेस, इन फूड, इन द पर्सनल प्रैक्टिसेस. चारों तरफ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिससे कैंसर हो सकता है. इनफैक्ट मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे भाई जो ये पोल्ट्री फार्म में चिकन रेस की जाती है उस चिकन में भी आर्सेनिक अमाउंट इतना ज़्यादा है उनकी डाइट में, दैट कैन ऑल्सो भी. यार तो फिर खाए क्या बंदा? हर खाने वाली चीज़ में कह रहे हैं कि कैंसर हो सकता है. इन्वायरमेंटल सांस ले रहे हैं तो गैसेज अंदर जा रही हैं. भाई बंदा का मार्स पे जाके रहना शुरू कर दे इलॉन मस्क के साथ. एनीवेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इन्वायरमेंटली एसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड विद कैंसर्स, दे इंक्लूड डाइट.
certain features of diet have been implicated at predisposing influences on cancer. More broadly, obesity recently has been linked with different forms of cancer. Okay, so diet linking with obesity, linking with cancer. Smoking obviously is a strong association with many cancers, including cancers of oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, pancreas, bladder, and much more. Colorectal भी है इसमें. Alcohol consumption has been also associated, particularly in the liver cancer, cirrhosis of liver, and hepatocellular carcinoma. Okay. And reproductive history, there is a strong evidence that lifelong cumulative exposure to estrogen stimulation, particularly if unopposed by progesterone, increases the risk for developing cancers of the endometrium and breast, both of which are estrogen responsive tissues. So oral contraceptives, for example. Infectious agents, it is estimated that infectious agents can cause 15% of the cancers worldwide. Now some, for example, you know H. pylori. H. pylori is a bacteria which causes peptic ulcer in stomach and duodenum, और ये जो stomach और duodenum में peptic ulcer है, that can lead to gastric cancer. So this is a microorganism associated with cancer formation. Actually the only bacteria which is known to potentially cause cancer, but there are so many viruses. So for example, we know about hepatitis C virus, it can cause hepatocellular carcinoma. We know about Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus can cause nasopharyngeal carcinoma. We know about human papilloma virus, it can cause cervical cancer. So many of the viruses have been associated with different cancers. Okay, so these are some sort of important causes of cancer. This table is important for you to understand. occupational cancers की यहाँ बात हो रही है, थोड़ी देर में भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ. पहले हम एज की बात कर लें कैंसर से रिलेटेड. Now in general the frequency of cancer increases with age. Most cancer deaths actually occur between 55 and 75 years of age. The rate declines along with the population base after 75 years of age. Wow! यानी अगर यहाँ तक गुजारा कर लिया तो आगे बचत है. The rising incidence with age may be explained by accumulation of somatic mutations that drive the emergence of malignant neoplasm. The decline in immune competence that accompanies aging may also be factors. So बात ये हो रही है कि दो फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज एज के साथ कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने की वजह है. एक तो ये कि ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एज के साथ हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है. सो इम्यून सिस्टम डाउन होगा, इम्यून कॉम्पिटेंस डाउन होगी, उससे कैंसर की इंसिडेंस और प्रेवलेंस बढ़ जाता है. एक रीज़न तो ये है. दूसरा रीज़न ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, सोमैटिक म्यूटेशन. देखो भाई, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं. एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स. ये तमाम वो सेल्स हैं जो कि स्पर्म और ओवम के अलावा हैं, और स्पर्म और ओवम को हम कहते हैं दीज आर द जर्म सेल्स. सो वी हैव जर्म सेल्स in the body and we have somatic cells in the body. तो somatic cells का जो DNA है उसमें यूजुअली स्पॉन्टेनियसली डेली बेसिस पर म्यूटेशंस होती हैं. कोई ना कोई मिसमैच बेस होता है, कोई ना कोई इस तरह का गड़बड़ होती है जो हमारा जेनेटिक सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है. नाउ द पॉइंट इज कि वो रिपेयर हो जाती है या वो म्यूटेशन इतनी इनफली पैथोजेनिक नहीं होती कि उससे कोई डिजीज हो सके. सो दे आर बेसिकली मीनिंगलेस म्यूटेशंस. लेकिन अगर वो म्यूटेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट हो जाएं, जमा होना शुरू हो जाएं, then they may turn into something serious. Okay, और बढ़ती एज के साथ somatic mutations accumulate होती हैं and they can be a cause of cancer. So age is an important factor for having cancer, right? राइट मतलब इसका ये मतलब नहीं है, आई मीन गॉड फॉरबिड, इसको आप ऐसे मत कीजिए बढ़ती एज वालों को हमेशा कैंसर होगा. आई नेवर सेड दिस, रॉबिन्स नेवर रोट दिस. मतलब सिर्फ कहने का ये है कि कैंसर का इंसिडेंस बड़ी एज में कॉमन है एज कंपेयर टू द यंग एज. दैट्स व्हाट इट इज. ओके, इट डजंट मीन कि एज बढ़ेगी तो कैंसर हो ही जाएगा. इट्स एन एसोसिएशन, द चांसेस एंड द रिस्क आर इंक्रीज्ड. Although cancer preferentially affect older adults, it is also possible for slightly more 10% of the all death among the children younger than 15 years. So ऐसा नहीं है, देखिए एक्सेप्शन मौजूद है. 15 साल से कम लोगों को भी कैंसर हो भी रहा है, उससे डेथ भी हो रही है, particularly lymphomas and soft tissue tumors. So it's not a rule of thumb कि बढ़ती उम्र ही में कैंसर होगा. Okay, now let's talk about some acquired predisposing conditions which can lead to cancer formation. बहुत सारी ऐसी conditions हैं such as chronic inflammation, immunodeficiency states such as अगर HIV है किसी बंदे को, या कोई steroids पर है, या pregnancy status में है, they can predispose a person to having cancer. Also there are some precursor lesions. इनकी अब बात करेंगे हम इस हेडिंग में, ठीक है. Many chronic inflammatory conditions create a fertile soil for development of malignant tumor. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. मेरे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स हैं which actually address this area
कि इन्फ्लेमेशन, particularly if it is chronic nature inflammation, can lead to cancer formation. होता ये बेसिकली कि जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज अगर क्रॉनिकली इन्फ्लेम होगा तो इसमें से बहुत सारे क्रॉनिकली इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, इम्यून सेल्स, सो द एनवायरनमेंट बिकम्स वेरी फर्टाइल फॉर अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस, और जितनी ज्यादा म्यूटेशंस होंगी उतना ज्यादा कैंसर फॉर्मेशन के चांस ज्यादा हैं. सो द इन्फ्लेमेटरी मिलियू, द इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट, द इन्फ्लेमेटरी नीश ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स is very much fertile to develop cancers. So अब कहीं भी अगर बॉडी में chronic inflammation है, always think about कि अगर ये chronic inflammation subside नहीं हुई, अगर ये chronic inflammation ठीक नहीं हुई, तो उस जगह कैंसर हो सकता है. So for example, if I am dealing with a patient जिसको say for example bone में there is osteomyelitis, और ये osteomyelitis chronic osteomyelitis है, the patient for example is diabetes, and because of diabetes and uncontrolled sugar level उसका osteomyelitis ठीक नहीं हो रहा despite giving a lot of heavy antibiotics. लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो मेरी वरी डायबिटीज तो है ही, मेरी परेशानी ऑस्टियोबाइलाइटिस भी है, लेकिन मैं फोर्स ही करूंगा, एक और मेरी परेशानी होगी कि भाई इसको जल्दी सही करो, वरना अगर ये ठीक नहीं हुआ तो कहीं इस पेशेंट को ऑस्टियोसार्कोमा ना हो जाए, इसको ट्यूमर ऑफ द बोन ना हो जाए, बिकॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू कैंसर. इसकी कई एग्जांपल्स हैं यार. देखो हमारे स्टमक में ऐसा होता है, इफ देयर इज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस सच एज एच पाइलोरी की वजह से तो गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है. हमारी कोलॉन में ऐसे होता है, अगर कोलाइटिस है सो कोलाइटिस से कोलॉन कैंसर हो सकता है. हमारे लिवर में ये पॉसिबल है. लिवर में अगर हेपेटाइटिस है, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस सी से यानी हेपेटाइटिक इन्फेक्शन से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहां इन्फ्लेमेशन से कैंसर हो सकता है. सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल फॉर डेवलपिंग ट्यूमर. Okay, now tumor arising in the context of chronic inflammation are mostly carcinomas, but also include mesothelioma of several kinds, also sometimes sarcoma. By contrast, immunodeficiency state mainly produce viruses induced cancers, include specific type of lymphomas and carcinomas, some sarcomas as well. Immunodeficiency state is the second problem. Chronic inflammation is problem number 1. Immunodeficiency is problem number 2. HIV such as अभी हमने discuss किया. Then there are some precursor lesions. Precursor lesions का मतलब होता है कि अभी कैंसर नहीं हुआ, लेकिन कैंसर से पहले एक इंडिकेशन है कि भाई अगर ये हो गई चीज तो इसके बाद अगला स्टेज कैंसर है बॉस. और इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे भी. Now, precursor lesions are basically localized disturbances of epithelial differentiation that are associated with an elevated risk of developing carcinoma. So, if these lesions are present, there is a very high risk of developing carcinoma. They may arise secondary to chronic inflammation or hormonal disturbances, or may occur spontaneously. Molecular analysis have shown that precursor lesions often possess some of the genetic lesions found in their associated cancers. However, progression to cancer is not inevitable, and it is important to recognize precursor lesions because their removal or reversal lowers the cancer risk. So the importance of precursor lesion lies in the fact कि once identified needs to be treated. इनको take care करना जरूरी है, because अगर इनको treat नहीं किया so they will lead to cancer formation, और हम ये नहीं चाहते. अगर हमें ये तो बल्कि बहुत अच्छे हैं यार, these are good, these are whistleblowers. जब ये आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि oh my god अगला स्टेज कैंसर है, इसको इसी स्टेज पे खत्म कर दो ताकि कैंसर ना हो. तो ये कैंसर का इंडिकेटर है, ये कैंसर का मार्कर है. अगर ये किसी को हो गया so don't worry please, this is a good thing. Nature has gifted you to have precursor lesion rather than the cancer directly. सोचें ये अलार्म नहीं होता और डायरेक्टली कैंसर हो जाता तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं था. Now many different precursor lesions have been described among their characteristics as follows. देखते हैं उनको. Now squamous metaplasia and dysplasia of the bronchial mucosa seen in habitual smokers. So those people who smoke very routinely, बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, अगर उनकी किसी वक्त लरिंजोस्कोपी होती है या ब्रोंकोस्कोपी होती है एंड समबडी आइडेंटिफाइज कि स्क्वामस एपिथेलियम चेंज हो गई है, उसमें मेटाप्लेजिया है, डिस्प्लेजिया है, सो दैट्स अ साइन ऑफ अ प्रीकर्सर लीजन. नेक्स्ट स्टेज विल बी कैंसर. सो स्टॉप स्मोकिंग नाउ. देयर इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया. अगर एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया और डिस्प्लेजिया है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट साइन कि फ्यूचर में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है. इसी तरह ओरल कैविटी में अगर व्हाइटिश थ्रैश लाइक लाइनिंग है, ल्यूकोप्लेकिया जिसको हम कहते हैं, दिस इज एन इंडिकेटिव कि फ्यूचर में इस ल्यूकोप्लेकिया से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है. सो ल्यूकोप्लेकिया कैन बी सीन इन ओरल कैविटी, इट कैन आल्सो बी सीन in penis and vulva. All locations per it is indicative of squamous cell carcinoma. Okay, then there is villus adenoma. Villus adenoma अगर colon में दिख जाए
तो दैट इज इंडिकेटिव के फ्यूचर में कोलोरेक्टल कैंसर. सो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं कि इफ दे आर प्रेजेंट दे आर नोन एज प्रीकर्सर लीजन्स व्हिच कैन लीड टू कैंसर फॉर्मेशन. ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे आल्सो बी आस्क्ड व्हाट इज द रिस्क फॉर malignant change in a benign neoplasm, or stated differently, are benign tumors pre-cancers? Very important question. In general the answer is no, but inevitably there are some exceptions to this. Okay, it is better to say that each type of benign tumor is associated with a particular level of risk ranging from high to virtually non-existent. As cited earlier, adenomas of colon as they enlarge can undergo malignant transformation, so that's an exception. Usually जो benign tumor होता है वो day 1 से benign होता है और end तक benign रहता है. It does not convert into cancer, it does not, but it can also do so, such as in case of colon. So colon में अगर कोई benign tumor है it can be converted into cancer. So there are exceptions, there is nothing rule of thumb. कभी भी आपने मेडिसिन में ये नहीं कहना हमेशा यही होगा, भाई there can be exceptions. Okay, now interactions between environmental and genetic factors. Cancers behave, मैंने आपको बताया कि जो पूरी कैंसर की स्टोरी है ना भाई वो है जीन्स की, यानी there are changes in the genes, genetic mutations, plus there are environmental factors. ये दो चीजें मिलकर कैंसर कराती हैं. So cancers behave like an inherited trait in some families, usually due to germ-line mutation that affect the function of a gene that suppressor cancers. What? अब ये जो वर्ड है ना जर्म लाइन म्यूटेशन, इसका मतलब ये है कि स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स में या ओवम फॉर्मिंग सेल्स में म्यूटेशन है. सो दिस ऑब्वियसली विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. यानी एक ऐसा स्पर्म जिसमें म्यूटेशन हुई है जब नेक्स्ट जनरेशन में जाइगोट बना के अपना क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा तो जो यहाँ म्यूटेशन हुई थी वो ट्रांसफर हो जाएगी. इसको हम कहते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन. नाउ अदर म्यूटेशंस जो स्पर्म और ओवम के अलावा किसी भी और सेल में होती है, सपोज ये ब्रेस्ट कैंसर का सेल है या ब्रेस्ट टिश्यू का सेल है, इसमें अगर म्यूटेशन होती है सो दिस इज नोन एज सोमैटिक म्यूटेशन. ठीक है, सो सोमैटिक म्यूटेशन इज द म्यूटेशन इज एनी अदर सेल अदर देन स्पर्म एंड ओवम, और स्पर्म और ओवम में अगर म्यूटेशन हो रही है तो दीज आर कॉल्ड जर्म सेल म्यूटेशन. नाउ जर्म लाइन म्यूटेशंस कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन बट सोमैटिक म्यूटेशंस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. दैट मेक्स सेंस. स्पर्म और ओवम से जाइगोट बनता है ना यार, ब्रेस्ट कैंसर सेल से तो जाइगोट नहीं बनता. Okay, now what then can be said about influence of heredity on sporadic malignant neoplasm, which constitute roughly 95% of the cancers in the United States? While the evidence suggests that sporadic cancers can largely be attributed to environmental factor. So ये जो somatic mutations हो रही हैं ऐसा सोचा जाता है कि they are largely because of environmental factors, लेकिन ऐसा है नहीं. यहाँ पे भी genes important role play करती हैं. There may be an inherited component to this, which is still being explored. ठीक है, in many, in fact, be difficult to tease out hereditary and genetic contribution because these factors often interact. Such interactions may be particularly complex when tumor development is affected by small contribution of multiple genes. Obviously ये अभी पूरी तरह से known science नहीं है कि कौन कौन सी genes involved हैं, environment के किस factor के साथ किस gene का interaction क्या है तो cancer होगा. So these are all things which we yet need to see कि research data future में क्या develop होता है. Now furthermore, genetic factors may alter the risk for developing environmentally induced cancers. Instances where this hold true often involve inherited variation in enzymes such as components of cytochrome P40 system and that can metabolize pro-carcinogens to active carcinogens. So we all have P40 system in our cells, cytochrome P40 system. उन genes में अगर mutation है so we may alter our capacity to metabolize certain chemicals which can lead to active carcinogen formation. So genetics और environmental factor को अलग अलग नहीं किया जा सकता. They cannot be dissected out. They are interacting and they are very much linked. Okay. Conversely, environmental factors can influence the risk of developing cancer, even in individuals who inherit well-defined cancer genes. For example, breast cancer risk in females who inherited mutated copies of BRCA1 and BRCA2 tumor suppressor genes is almost threefold higher for women born after 1940 than for women born before that year, perhaps because of the changes of reproductive behavior or increase in obesity or increase in the reproductive practices, use of oral contraceptives. So mutations वही हैं, लेकिन because the environment has changed, the interaction has changed,
and the output has changed. So the crux of this heading is basically that the genes and environmental factors interact with each other, but this science is still expanding and we do not have full understanding of this science. Okay, so that's all about the cancer summary. The next lecture will be very interesting, which is about the genes associated with cancer. Today we talk about genetics a lot. कौन कौन सी जीन्स हैं जो कैंसर करवाती हैं, अगले लेक्चर का टॉपिक होगा. ये वीडियो यहीं पे रोकता हूं. वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा. ये टेबल्स हैं, इनको मैं क्विकली आपको बता दूं हाउ टू रीड देम. इजी स्टफ. फॉर एग्जांपल दे लिस्ट हियर सम ऑक्यूपेशनल कैंसर्स. एस्बेस्टोस फॉर एग्जांपल इज एन एजेंट व्हिच कैन कॉज दीज कैंसर्स. और ये उन इंडस्ट्रीज में जहां पे रूफिंग पेपर्स बनते हैं, फ्लोर टाइल्स बनते हैं, फ्रिक्शन मटेरियल्स, फायर रेजिस्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं, वहां पे ये एस्बेस्टोस का यूज होता है. सो दीज इंडस्ट्रीज, दिस केमिकल, और ये कैंसर हो सकता है. एंड देन द लिस्ट इज योर्स. बेंजीन, इन तमाम रबर इंडस्ट्री, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री, एडेसिव इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इन तमाम इंडस्ट्री में बेंजीन इज अ कॉमन कार्सिनोजन, कैन कॉज AML. सो द लिस्ट ऑफ carcinogen, the list of places where they are very commonly used, and the type of cancers they can cause. So that's an interesting table. Have a look at the table at your ease. Okay. Now, this is also an important table which focuses on the fact that chronic inflammation is linked with basically cancer formation. So, chronic inflammation, inflammatory bowel disease, this is the pathologic condition, chronic inflammation. It can lead to colorectal cancer, light chain sclerosis, vulval carcinoma, pancreatitis, pancreatic cancer, and that is usually because of alcoholism. Gallbladder में chronic inflammation, gallbladder cancer. So all these diseases can lead to these cancers, and they may be the associated organ. This is a very important chapter table, by the way. Extremely high yield, so you should focus on this. Chronic cervical infection, cervical carcinoma, human papilloma virus. So very very important. बहुत सारे questions इस table में से actually बनते हैं exam में. Okay, so now I'm stopping the video here. Cancer epidemiology is done. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा.